जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। और आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग होली के पहले मैं बनाया था, उसके बाद से आज तक फिर दोबारा वीडियो मैंने नहीं बनाया। उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया, क्योंकि हमारा जो प्रमोशन का शेड्यूल चल रहा था यहाँ पे, तो अपने डिपार्टमेंट में, तो मैं नहीं बना पाया। और आज बनाने का 2-3 वजह है। पहला वजह ये है कि सबसे पहला वजह है कि जब सीजीएल का बारी आता है, जो वैकेंसी पहले निकल चुकी है उसके लिए एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो दोबारा अनाउंसमेंट हो नहीं रहा है। जो एग्ज़ाम हम लोग दे चुके हैं उसका रिज़ल्ट भी नहीं निकल रहा है। और एक डिपार्टमेंट है जो बाद में नोटिफिकेशन दिया, बाद में हर चीज़ लिया, उसका लगातार सब चीज़ प्रोसेस होते जा रहा है। और हम लोग को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि नहीं से आचार संहिता के चलते इलेक्शन की वजह से हम लोग का डिपार्टमेंट में काम रुका हुआ है। तो हमको ये समझ नहीं आता एक डिपार्टमेंट का काम कैसे चल रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट का काम रोका कैसे गया है। तो ये सब मुद्दा काफ़ी डेंजरस है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में द्वेष पैदा कर रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और सच में ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि 1 to 5 जो सहायक आचार्य का था उसका एग्ज़ाम भी हो रहा है। 27 तारीख को एग्ज़ाम था, वो शांतिपूर्वक एग्ज़ाम भी कनेक्ट हो गया। सोचिए, जहाँ पे आपको आचार संहिता का उल्लंघन होने का चांसेज है वहाँ पे सारा काम चल रहा है। बाकी जहाँ पे आचार संहिता उल्लंघन का काम नहीं है, जहाँ पे सिर्फ इंटरनेट में जा करके उसको अपलोड करना है, रिजल्ट अपलोड करना है या वैकेंसी अपलोड करना है, जो भी करना है, उसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है और झारखंडियों के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है ताकि जो बाहरी हैं या फिर जो सेटर लोग हैं, जो अपने जिनको अपना को इसमें घुसाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और यहाँ पे गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी तक जितने भी वैकेंसी झारखंड सरकार ने लिया है, सभी वैकेंसी में फ्रेश कहीं भी नहीं हो पाया, कहीं भी फ्रेश नहीं हो पाया, और सभी में कुछ ना कुछ कारण लगा रहा। उसके बाद भी ये प्रोसेस रोका नहीं और वो प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। और उसके जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर समझिए कि कोई माँ बाप ही नहीं है जो झारखंड गवर्नमेंट के आगे कुछ कर पाए। कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग को बता दूं कि हमारे पड़ोसी हैं वेस्ट बंगाल से गवर्नमेंट, यहाँ पर भी शिक्षक भर्ती में काफ़ी धांधली हुआ था। 2014 में ये भर्ती हुआ था, बहुत बड़ी पैमाने पर इसमें धांधली हुआ था। वहाँ भी 5 से लेकर के आप लोग स्क्रीन में देख लीजिए कि 5 से 15 लाख रुपए तक के इसमें से एक सीट को बेचा गया था। एक सीट को आप लोग इस पेपर कटिंग को देख करके अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा कि इसमें बेचा गया था 5 से 15 लाख के बीच एक सीट को। हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पेपर कटिंग में, ये पेपर में न्यूज़ आया हुआ, न्यूज़ ये भी चल रहा है और ये इसका मामला बंगाल हाईकोर्ट में चल भी रहा है। तो इसमें जब कोर्ट का अंतिम फैसला आया तो उसमें ये आया कि 25,000 कुछ शिक्षक हैं जिसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और निरस्त तो हुआ ही है, उसके एवज में वो सब जितने भी गलत तरीके से पेमेंट उठाए हैं, यानी कि 2014 से अभी 24 तक हुआ, 8 साल हो गया, 8 साल लगभग हो ही गया। 8 साल 14 में वैकेंसी होगा तो 16 में सब ज्वाइनिंग लिया होगा, तो 16 और 8 24 हो जाता है, यानी कि 24 तक, यानी 8 साल होता है। 8 साल का जितने भी पेमेंट उठाए हैं वो सब जितने भी, उनको पेमेंट के साथ जो सरकारी रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, 12.5% के इंटरेस्ट के साथ उसको जमा करना है। ये गवर्नमेंट का रूल है, उतना इंटरेस्ट के साथ जमा करना है। लगभग एक कैंडिडेट को समझिए कि 20 से 25 लाख रुपया जमा करना है एक कैंडिडेट को, उससे भी ज़्यादा, लेकिन कम नहीं होगा। और वो भी 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। आप सोच सकते हैं कि वो 1 सप्ताह में कहाँ पैसा लाएगा। 15 लाख तो उधर दिया होगा, उसके बाद अभी तक वो पैसा उधर का जो है, उधर का पैसा अभी तक है, वो जहाँ से भी कोई उठा के दिया होगा, जो मिडिल फैमिली से होगा, वो कहीं ना कहीं से पैसा दिया होगा, वो पैसा भी अभी तक वो कर्ज चुका नहीं पाया होगा, तब तक इधर हो गया। इससे यही हम बोलते हैं सभी स्टूडेंट से, गलत तरीके से आप लोग कहीं भी घुसिएगा तो उसको समझिए कि 60 साल तक जो नौकरी है, वो 60 साल में कभी भी आप जब भी कभी आप मोबाइल खोजिएगा, न्यूज़ देखिएगा, जब भी न्यूज़ देखिएगा तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं तकलीफ होते रहेगा, अच्छा से नींद नहीं आएगा आपको 60 साल तक, जब तक रिटायर नहीं होइएगा। सोचिए, तो वैसा काम करना क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। बंगाल गवर्नमेंट का जो धांधली हुआ था उसमें बंगाल कोर्ट ने डायरेक्ट उनको खारिज कर दिया नियुक्ति, और ये सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ भी धांधली हुआ उसका हर सही होना चाहिए। झारखंड में भी बड़े पैमाने पर घुसा है। 2016 का जो वैकेंसी है और 18 का वैकेंसी, उसमें भी हाई स्कूल का जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ फ्रेशर लड़का का भी हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया होते गया, इसमें भी कितना पैसा दे करके रोल नंबर आ गया, घुस गया, इसमें भी है। और इसमें ये है कि पिटिशनर के नाम पर और भी आदमी घुस चुका है इसमें। और जो पीजीटी का है, और जितने भी 2023 से जितने भी वैकेंसी इधर आया
सभी में धांधली 100% हुआ है, 100%। धांधली के मामले में 100%। अब सोचिए अगर यदि वो सबको जांच अच्छा से होने लगे तो कम से कम 100 सीट में 80 सीट ऐसा निकलेगा जो धांधली का शिकार है। 80 सीट, 20 सीट है जो मेरिट लड़के का हुआ है, मेरिट वाले लड़के का 20% में हुआ है, लेकिन जो 80% सीट है वो समझिए कि कहीं ना कहीं गलत दरवाजे से उस सबको घुसाया गया है। इसका अगर यदि अच्छा से जांच हो, अच्छा से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए बारीकी से, तो समझिए कि आपको ये वैकेंसी भी बंगाल के तर्ज पर, हाई कोर्ट का जो फैसला उसके तर्ज पर रद्द होना चाहिए। लेकिन ऐसा शायद हमको लगता नहीं है कि झारखंड में ये होगा, नहीं होगा। क्योंकि झारखंड में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का नेता से लेकर के नीचे से ऊपर तक सभी ऑफिसर भ्रष्ट हैं, सभी भ्रष्ट हैं और इसमें सभी संलिप्त हैं। तो ये यहाँ मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे ये होगा। लेकिन अगर यदि यहाँ का स्टूडेंट वो साक्ष्य को, जो बंगाल गवर्नमेंट का साक्ष्य है, उसके पेपर को सारा उसमें डाल दिया जाए, उसके साथ अटैच कर दिया जाए, तो ये हम लोग का जो मुद्दा है, केस है, वो काफ़ी मजबूत साबित होगा। क्योंकि ये हाल फिलहाल का है, जो भी फैसला हुआ है ये हाल फिलहाल का है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तत्काल है। और इसमें एक्शन वहाँ का हम लोग का जो हाईकोर्ट है ये भी एक्शन लेगा, बहुत तगड़े से लेगा। लेकिन हम लोग का उसके पक्ष में वकील वगैरह अच्छा से होना चाहिए ताकि इस पक्ष को रखा जाए। तो यहाँ एक चीज़ है। तीसरा मुद्दा ये है, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, बहुत अच्छा हुआ। आंसर क्या कैसे आया, रिजल्ट कैसे बना और एग्ज़ाम कैसे हुआ, सबको पता है। सबको पता है एग्ज़ाम कैसे हुआ, कैसे एग्ज़ाम लिया गया। जैसे लग रहा था जैसे कि पहला क्लास का हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है। आप कहीं भी लेट के सूट के कहीं भी आप एग्ज़ाम दो, जेपीएससी मान्य है। लेकिन आप एक ग्रुप डी का सेंट्रल का नौकरी लेने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा स्वेटर ये लगाए रहोगे, शर्ट रहेगा, मेटल कोई भी डिटेक्टर रहेगा छोटा भी, उसमें आपको खुलवा के बाहर रखवा दिया जाएगा, प्रॉपर तरीका चेक करके अंदर घुसाया जाता है। लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। जैसे एक प्राथमिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम हम लोग को जाके देना था। एडमिट कार्ड दिखाइए, वो भी अच्छा से देखने तक घुसा दे रहा है। ऐसा हालत में एग्ज़ाम लिखे, उसका आंसर की जब आया 2 बार आंसर की जारी किया, उसमें भी वो हुआ। उसके बाद जब कटअप आया तो चौंकाने वाला बात है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब कटअप एक ही निकाल लेता है तो एसी एसटी ओबीसी जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्यों बना गया है, BC1 BC2 क्यों बनाया गया है, हमको ये है जानना। सिर्फ अंतर रहा कटअप मार्क्स में एसी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप का, उस सबको, बाकी जनरल का BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस, अब इस सब का सभी का बराबर कर दिया, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर यदि आपको ऐसा है था नहीं कि स्टूडेंट का कमी है, आप कटअप को जनरल का कटअप कहीं भी, अभी तक हम खुद सेंट्रल एम्प्लॉय हैं तो हमको अभी तक जितने एग्जाम लिखे हैं, जितने एग्जाम हो रहा है, कैसा कभी भी हमको कहीं देखने को नहीं मिला कि आपका ओबीसी का जनरल का सेम वाइज है और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सेम है। क्योंकि स्टेट में BC1 BC2 होता है, लेकिन यहाँ आकर के डायरेक्ट ओबीसी हो जाते हैं, उसमें BC1 और BC2 भी आ जाते हैं। तो हमको कभी भी आप यहाँ देखिएगा जब भी सेंट्रल का होगा, चाहे जितना भी स्टूडेंट बैठे, जितना भारी मात्रा में, उसको वहाँ पे जनरल का कटअप अलग ही दिखाएगा, ओबीसी का अलग ही दिखाएगा, ईडब्ल्यूएस का अलग दिखाएगा, एसी का अलग दिखाएगा, एसटी का अलग दिखाएगा। लेकिन हमारा ये झारखंड है, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीट का बंटवारा हुआ था या नहीं हुआ था, आखिर उसमें घुसने वाले लड़का कैसे। अगर यदि हम सीधा बोलते हैं ओबीसी BC1 BC2 का कटअप 246 वाले लड़के हैं, अगर जनरल वाले लड़के नहीं थे उससे अधिक लाने वाले, तो ये सब लड़के को जनरल में घुसाना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि अगर यदि जनरल का लड़के का कटअप 246 से ऊपर नहीं था तो ओबीसी और BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस को उसको घुसाना चाहिए वहाँ, उसके बाद से इधर होना चाहिए। हमको यहाँ ये समझ में आता है कि एक लड़का तेज है, उसको आना चाहिए, तो उसके आने के लिए क्या करना होगा, 246 कटअप करो, वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा कहाँ का धंधा है, ऐसा का कटअप आज तक हम नहीं देखे हैं। झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ आपको ऐसा अजूबा और रहनुमा लोग हैं जो का कटअप ऐसा निकालते रहते हैं। आप पिछला जेपीएससी था उसमें भी यही हाल हुआ था, पता चला जो ओबीसी का है उसका कटअप हो गया 623 और जनरल का कटअप कर दिया 600। ऐसा हालत है, ऐसा कहाँ का होता है। इसके एवज में आप आवाज़ उठाओगे, कुछ भी उठाओगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है सुनने वाला, ना हाईकोर्ट है ना कहीं है, पता नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे अगर ये ऐसा मुद्दा जाता है तो इनको थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर यदि स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लेवल में इसका विचार नहीं होता है तो सेंट्रल का रूल है उसके अनुसार इसका विचार होना चाहिए कि एक वैकेंसी है, एक नोटिफिकेशन है, उसमें एक ही कटअप कैसे हो सकता है। हमको ये बताइए, जब एक ही का कटअप है तो उसमें वैकेंसी का बंटवारा क्यों, ईडब्ल्यूएस का इतना %, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है भाई। ये हो गया। अगला मुद्दा ये आ रहा है कि अब जितने भी सेंट्रल लेवल का आएगा वैकेंसी प्रोफेसर का, उसमें से ओबीसी सीट खत्म कर दिया है, ओबीसी सीट खत्म हो गया। ओबीसी वाले इतना पढ़ने में तेज हो गए हैं, इतना ब्रिलियंट हो गए हैं कि अब वहाँ ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। ये भी एक न्यूज़ है, कितना बुरा न्यूज़ है सोचिए। लेकिन ओबीसी वाले इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, सोया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो ये धीरे धीरे हम लोग का अधिकार छीनता जा रहा है, ओबीसी का अधिकार है ना वो छीनता जा रहा है।
जनरल का जो ओबीसी का सीट है उसको जनरल में वहाँ कन्वर्ट कर दिया, सेंट्रल लेवल में प्रोफेसर का जितना भी आएगा। ये कैसे संभव है? जनरल में कर दिया, लेकिन वहाँ ई तो हमको ये समझ में नहीं आता, जो जनरल है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है, अपना अधिकार को वो सब 2 कैटेगरी में ले लिया। जनरल वाले तो जनरल में चले गए, उसके बाद जो कमज़ोर वर्ग के जनरल हैं वो आ गए हैं ईडब्ल्यूएस में, वहाँ 10% सबको आरक्षण है। आप सोचिए फ़ायदा कहाँ होगा? जो कमज़ोर जनरल वाले हैं वो सबको आरक्षण मिल ही गया, ब्रिलियंट है वो तो उसमें चला गया, एसी है वो तो अपना सीट में है, एसटी है वो अपना सीट में है। लेकिन यहाँ देखिए ओबीसी वाले कहाँ गए? जो इनका 27% कहा जाता है, 28% कहा जाता है, वो सब कहाँ गया? जो भी आरक्षण था वो भी खत्म हो गया। मतलब ये यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कि जितना ऊपर में जनरल वाले बैठे हुए हैं वो अपना अधिकार को कैसे लेना है, वो हर एक पेचीदा को लगा करके इधर से उधर करके वो अपना हक को ले रहे हैं। लेकिन जो ओबीसी का एक भी नेता है जो ओबीसी के मुद्दा पर बात नहीं करता है, कभी नहीं किया है। और हम लोग का एक वही वजह है कि आज अधिकार हम लोग का धीरे धीरे छिनता जा रहा है। अभी भी हम लोग नहीं जगें तो सोच लीजिए कि क्या हालत होने वाला है, बहुत खराब हर्ष होने वाला है। जॉब का ऐसा ही क्राइसिस है, उसमें भी अब ओबीसी का खत्म धीरे धीरे होते जा रहा है। सेंट्रल खत्म करेगा, स्टेट में तो खत्म ही है हम लोग का। आप सोचिए आप कहाँ जाओगे? कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए इस मुद्दे को आप लोग को समझना होगा, और समझने के लिए समझने से सिर्फ नहीं होगा, एक्शन भी लेना होगा, तभी हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपस में हम लोग को लड़वा करके, सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी का है, लेकिन बैठा हुआ वहाँ ओबीसी, लेकिन अभी भी राज वहाँ पे जनरल वालों का चलता है। हम जनरल वालों से हमारा कोई भी द्वेष नहीं है, कोई नहीं, लेकिन हमको ये कहना है कि आप लोग अपना अधिकार तो लेते जा रहे हैं, हम लोग का अधिकार छिनता जा रहा है। और वो सबको भी गलती नहीं, अपना अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना अधिकार के लिए आज तक नहीं लड़े, तो हम लोग को मिलेगा कहाँ से? इसलिए हम लोग का हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। और नहीं तो आज देख लीजिए, आज वहाँ खत्म हुआ है सेंटर में, कल होके यही प्रोफेसर का जब वैकेंसी आएगा तो स्टेट वाला वही रूल फॉलो करेगा, सेंटर वाला, कि जहाँ पे प्रॉफिट है वो रूल को लागू करेगा, और जहाँ पे हम लोग के लिए हित का बात होगा वहाँ पे उसको छोड़ देगा। तो ये स्टेट वाला भी जब भी यहाँ नोटिफिकेशन आएगा ना प्रोफेसर का, तो ये रूल को स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर देगा, और हम लोग का हक अधिकार को छीन दिया जाएगा। बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो बनाया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।